हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इटर्नल एजुकेशन। मैं आदर्श आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। डेली की तरह आज भी हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेके आए हैं जो यूपी पेट के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और ये जो सीरीज़ आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है भूगोल की। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम लोग आईएसटी भी कहते हैं और ग्रीनविच मीन टाइम इसको जीएमटी भी कहते हैं, में कितना अंतर है, उनके टाइमों के बीच में कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 40 मिनट। अच्छा, ये कहाँ से गुजरती है? ये लंदन से होकर गुजरती है। और भारत में ये बात करेंगे तो ये इलाहाबाद, इलाहाबाद नहीं, अब उसको प्रयागराज कहेंगे, उसको प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज के निकट नैनी जगह है, वहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, ये कितने पे है? 82 डिग्री। और ये कितने पे है? 0 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इन दोनों की बीच की जो दूरी है, यदि हम बात करेंगे जीएमटी में, तो यदि जीएमटी में 12 बज रहा है तो आईएसटी में क्या होगा? 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। ठीक है, यदि वहाँ 12 बज रहा होगा तो यहाँ शाम का 5:30 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। भारत में जो पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज की बात कर रहा है, ये प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, के समय को मानक समय, जो भारत का है उसको मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अंततः जब ग्रीनविच पे, मतलब लंदन की बात कर रहा है, जब लंदन में दोपहर के 12 बजे हों तो उस वक्त भारत के शाम को 5:30 बजे। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन, भारत का दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? मतलब यदि ये भारत हो, हमारा अर्थ है, इस भाग में हमारा भारत पड़ता है, ये हमारा विषुवत रेखा 0 डिग्री पर, तो यहाँ से भारत की ये दूरी कितनी पड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सब लोग बताने का प्रयास करें इसका। 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। जल्दी बताइए। इसका सही जवाब है 876 किलोमीटर। इस एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में जानते हैं कुछ। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और यदि हम भारत का सबसे, देखिए ये वाली तो है, ये है, लेकिन संपूर्ण भारत की बात करें तो यहाँ पर निकोबार द्वीप पर ये इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। इसका जो पूर्व नाम था, दो नाम, इसको पार्शन भी कहते हैं, पार्शन और पिग्मिलियन पॉइंट। पार्शन पॉइंट और पिग्मिलियन पॉइंट, पार्शन पॉइंट और पिग्मिलियन। इससे पहले इसका नाम भी था लाही चिंग। क्या नाम था इसका? लाही चिंग। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ये इसको याद रख सकते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। विषुवत रेखा से हमारी जो दूरी है वो कितनी है? 876 किलोमीटर। मतलब यदि विषुवत रेखा ये गुजरी है तो यहाँ की बात करेंगे, ये वाला, ये जो दूरी है, ये आपको दूरी दिखाता हूँ, ये जो दूरी है ये है 876 किलोमीटर। यहाँ और ज़्यादा होगी, ये जो संपूर्ण भारत में केवल हम मुख्य भूमि की बात करेंगे तो। ठीक है, आज का तीसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूरा पूछा है, स्थलीय सीमा की, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल जो स्थलीय लंबाई है, 15,106 किलोमीटर भी कह सकते हो, 15,200 भी सही हो सकता है, 15,280 भी सही होता है, क्योंकि ये एग्जामों में बुकों में अलग अलग तरीके से अलग अलग ये दिया है और एग्जामों में अलग तरीके से ये पूछा है। इसलिए 15,106, 15,200, 15,280 आपका ये चीज़ सही हो जाएगी। जो कि भारत के 17 राज्यों से, कितने राज्यों से, ये इंपॉर्टेंट है
कि स्थलीय सीमा जो है भारत की वो कितने राज्यों से गुजरती है? 17 राज्यों को छूती है और 7 देशों के साथ भी लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है और 17 राज्यों के साथ रहती है। ठीक है। क्वेश्चन चौथा, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? यदि हम द्वीपों की बात कर ले, द्वीपों सहित भारत की ये तो है ही है, हम इधर के द्वीप भी ले लें, अंडमान निकोबार भी ले लें, लक्षद्वीप भी ले लें, तो इसकी पूरी तट रेखा की वो कितनी है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 7516.5 किलोमीटर। एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में हम जानते हैं कुछ। भारत की स्थलीय सीमा जो है उसकी लंबाई कितनी, अभी हम लोग ऊपर बात किए थे, 15,200 किलोमीटर। और यदि द्वीप सहित जल सीमा की बात करें तो वो कितनी है? 15,516.6 किलोमीटर। और केवल मुख्य धरातल के समुद्री सीमा की बात करें तो वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। यदि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के समूह को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा क्या होगा। यदि स्थलीय, पूरा स्थलीय की बात करेंगे तो 15,200, यदि मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 6100, यदि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के द्वीप जैसे द्वीपों को मिला के बात करेंगे तो 5,116.6। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? किस भूसन्नति से हुई थी? थेसिस से, इंडो ब्रह्मा से, शिवालिक से, गोदावरी से। देखिए ये सबको पता है कि जो थेसिस सागर था उसमें अवसाद भरने के कारण और यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है, इधर से ये अफ्रीका जो इंडिया कहलाता है, अफ्रीका से टूट के ये पत्थर आया था, यहाँ से ये खंड टूट के आए थे और इसके बीच में एक सागर बहती थी, थेसिस सागर। इसी थेसिस सागर में अवसाद गिरते 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 जब ये पास आए तो ये जो हिमालय है इसीलिए ये इसमें उठ गया। ये जब दो चीज़ ऐसे दबेंगी तो ऑटोमेटिक जो पानी उसके अंदर भरा हुआ था अवसाद वो दब के ऊपर उठ गया। ठीक, कभी विस्तृत में इसकी चर्चा करेंगे अच्छे से। एक बेसिक हम लोग ले लेते हैं। थेसिस सागर गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के मध्य स्थित एक सागर है। अब इसमें गोंडवाना लैंड कौन? ये जो हम लोग यहाँ से नीचे से, ये गोंडवाना लैंड नीचे से टूट के आ रहा है, और ये कौन? लॉरेशिया, इसको कहते थे ऊपर वाला। ठीक, जो एक ये पिछला नहीं छिछला है, छिछला और संकरा सागर है, सकरा सागर है। ठीक, इसी में जमा और अवसादों से प्लेट टेक्टोनिक के परिणाम स्वरूप अफ्रीका और भारत प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हिमालय और अल्प जैसे पहाड़ों की रचना हुई है। कभी हम लोग इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम बस बेसिक जानते हैं कि किससे हुई है, थेसिस सागर से हुई। आज का छठा क्वेश्चन, नंदा देवी कहाँ स्थित है? नंदा देवी, तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। ठीक, नंदा देवी पर्वत जो है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? कंचनजंगा। और विश्व की कितने नंबर की है? 23वें नंबर की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा और पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पे स्थित है? ये उत्तरांचल राज्य में स्थित है। गौरी गंगा पूरब में, मतलब पूरब में हम गौरी गंगा बात करें, और पश्चिम में इसके ऋषि गंगा घाटियों के बीच में यहाँ स्थित है। ठीक है, आज का 7वां क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर अवस्थित है कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री हिमालय में, ट्रांस हिमालय में? बताइए, बद्रीनाथ कहाँ पे है? तो ये स्थित है कुमायूं हिमालय में। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में बहुत फेमस है। बद्रीनाथ अथवा बद्री नारायण मंदिर भारत राज्य के उत्तराखंड के चमोली जनपद के अलकनंदा नदी के तट पर। तो यदि बद्रीनाथ की बात करेगा तो बद्रीनाथ किस नदी के पे होता है?
तो तुरंत हमको ये करना पड़ेगा इसके लिए आंसर कि अलकनंदा नदी के तट पे। और ये क्या है? हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित है। ठीक, यह स्थान धर्म से वर्णित सर्वाधिक पवित्र 4 धामों में से एक है। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं या 9वीं सदी से के समय से होने का मतलब प्रमाण मिलता है, उसी वक्त से प्रमाण मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, पायार कहा जाता है, दुआर कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है मर्ग कहा जाता है। आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक, आज का 9वां क्वेश्चन, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। दून, मर्ग, चोस, बुग्याल या पयार। तो इसका सही जवाब है बुग्याल एवं पयार। एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में जानते हैं। लघु हिमालय यह बृहद हिमालय के दक्षिण में, मतलब यदि बाहर जो बृहद हिमालय है उसके दक्षिण में यहाँ लघु हिमालय पड़ता है, उसके समांतर विस्तृत है। मतलब इसके जो समांतर है, मतलब पैरेलली यहाँ पे जहाँ तक होता है। इसकी जो प्रमुख जो श्रेणियां हैं, मुख्यतः छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे धौलाधार, नागरीबा, पीर पंजाल, महाभारत अथवा मसूरी के रूप में सम्मिलित है। इस श्रेणी में प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक जो स्थान है वो है शिमला, मसूरी, जो हम लोग हिल स्टेशन जाते हैं, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित है। अच्छा, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, मतलब ये पहाड़ आपका बृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, इनके जो बीच की जगह है ये उसे घाटियां कहते हैं। वो कौन सी घाटियां हैं? कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी। ठीक, इस श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले, जो ये श्रेणी है और इनके जो ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के जो मैदान हैं को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, तथा उत्तराखंड में इसको क्या कहा जाता है? बुग्याल और पयार। ठीक, तो 10वां क्वेश्चन, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्य जब सबसे पहले भारत में आए थे तो ये किस दर्रे से आए थे? तो इसका सही जवाब है खैबर दर्रे से। ठीक, किससे आए थे? खैबर दर्रे से। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में आज की 11वां क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा स्थित है उसका आंसर क्या हो जाएगा? सिप किला। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट में सिप किला के बारे में जानते हैं। सिप किला हिमालय का प्रमुख दर्रा है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले, हिमाचल प्रदेश के कौन सा? कन्नौज जिले को तिब्बत के नैगरी विभाग से क्या करता है? नैगरी विभाग के जांदा जिला से, मतलब कन्नौज जिला को जांदा जिला से जोड़ता है, तिब्बत के जांदा जिला से जोड़ता है। कौन? सिप किला, या इसको सिपकी भी कहते हैं। ठीक, आज का 12वां क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां, मतलब नौगम्य मतलब जिसमें नाव ज़्यादा चलती हों, नाव चलाने लायक हो, नौगम्य हो, तो कावेरी और गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, यमुना। तो इसका सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि ये 2 सब बड़ी नदियाँ हैं। गंगा की हमको दूरी बताइए आप कितनी हो सकती है? 25 25 25। ब्रह्मपुत्रा की बताएं तो 2900 किलोमीटर। ठीक, सही है। गोदावरी की बताइए 1465 बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? ऐसी नदी बतानी है जो सीधे गंगा में जाकर मिलती है। तो इसका सही जवाब है सोन, क्योंकि चंबल, बेतवा, केन भी इनडायरेक्टली जाके गंगा से ही मिलती हैं, पर ये पहले किससे मिलती हैं? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना से मिलती है। ठीक, सोन नदी कहाँ जाके मिलती है? पटना में। पटना में ये गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक,
सोन नदी। अच्छा, ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है ये, ठीक है। और ये बिहार में पटना जिले से गंगा नदी में इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, ठीक। ये पूछा जाए किस किस राज्य में, तो उत्तराखंड, झारखंड के राज्य से गुजर कर बिहार में भी होती है, ठीक। आज का 14वां क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हम लोगों ने जिक्र किया है। इसका आंसर मैं सोचूंगा, लेकिन ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि गलत, आप तुरंत देखेंगे गंगा, गंगा मार देंगे, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। आपको मैं अब याद दिला देता हूँ। देखिए, जब गंगा वहाँ से निकल के आती है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में जैसे ही घुसती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा, ठीक। जब ब्रह्मपुत्र नदी, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी ये जब आती है तो क्या करती है? ये जैसे ही घुसती है बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश है, ये पूरा बांग्लादेश है, बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश में घुसती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। जब पद्मा और जमुना मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना, ठीक। और ये जाके कहाँ पे जाके गिराती हैं? भोला जिला, भोला, भोला जिला में गिरा देती हैं ये सारी की सारी यहाँ पर, यहाँ डेल्टा बनाती हैं। गिराती क्या है मतलब? पानी बे ऑफ बंगाल मिल जाता है इनडायरेक्टली, यहाँ पर पहले ये डेल्टा बनाती हैं। तो कौन कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक। ये चीज़, वही चीज़ मैंने लिखा है कि सुंदरबन का जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अच्छा, एक चीज़ और, वहाँ पर सुंदरबन में वह राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक। बाघ संरक्षित मतलब टाइगर रिजर्व भी है, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक। एक नेशनल पार्क भी है, और ये इसमें रॉयल बंगाल टाइगर भी का ये सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। टाइगर रिजर्व के मामले में रॉयल बंगाल टाइगर का ये सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। आज का 15वां क्वेश्चन, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो, सांगपो नदी निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश कर? अच्छा, ये सांगपो की बात कर रहा है, तो तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। यारलुंग सांगपो इसका पूरा नाम है, यारलुंग सांगपो, ठीक। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक। तो इसका सही जवाब है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप? ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ये हमारा भारत ऐसे लास्ट में ऐसे होता है इस तरीके से, ठीक। यहाँ से ये बहते हुए आती है, तो कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है और ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से ये एंट्री करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहते हुए भारत के किससे? अरुणाचल प्रदेश राज्य से, अभी मैंने बताया ना। और असम घाटी में बहते हुए इस ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसको क्या कहा जाता है? जमुना। अभी ऊपर मैं बता रहा था कि ब्रह्मा जैसे प्रवेश करेगी बांग्लादेश में, इसको जमुना कहा जाएगा। और पद्मा कहाँ से आती है? पद्मा जिसे गंगा की जैसे आती है, वो भी बांग्लादेश में जब आती है। और इन दोनों के संगम के बाद संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर बताया था, जो कि जाके सुंदरवन डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है, और इसे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक। आज का 16वां क्वेश्चन, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो वनों की ताजा स्थिति के बारे में हम लोगों ने कल ही क्वेश्चनों में चर्चा की थी कि भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून ये इसका आकलन करता है, ठीक है। भारतीय वन संरक्षण या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के पर्यावरण और मंत्रालय अधिनियम का एक संस्था है। इसका जो प्रमुख अधिवेशन है वो देश में वन संरक्षण करना है, वन संरक्षण करना है और वन संसाधनों को क्या करना है? आकलन करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? आज का 17वां क्वेश्चन, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों में
मतलब कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष। हर 2 वर्ष पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है, किसके द्वारा? FCI के द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। ठीक। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया प्रत्येक कितने वर्षों में? 2 वर्षों में सुदूर संवेदन मतलब रिमोट सेंसिंग के द्वारा, रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह मतलब सैटेलाइट चित्रण, सैटेलाइट से पिक लेता है, किसके? रिमोट सेंसिंग के द्वारा। ठीक है। रिमोट सेंसिंग का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक वो फोटो लेता रहता है उस चीज़ को, रिमोट से ही वो चीज़ आधारित चलती रहती है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, भारत में भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया था? पहले इंपॉर्टेंट तो है कि कौन सी परियोजना है, दूसरा है कि किस नदी पर। यहां पूछा है कि किस नदी पे बनाया गया है, तो वो नदी है कौन सी? दामोदर। कौन सी नदी है? दामोदर। इसको दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना भी कहा जाता है, और इसका नाम है पनबिजली परियोजना भी इसको कहा जाता है। ठीक है। दामोदर नदी कहाँ बहती है? पश्चिमी बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक नदी है। ठीक है। आज का 19वां क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बताना है आपकी बात, वो पहली था, अब सबसे बड़ी बताना, तो ये कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है। पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना। देखिए इस परियोजना के बारे में आप जानिए कि पंजाब में पहले तो ये सतलज नदी पे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पंजाब में सतलज नदी के है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये किस किस राज्यों को फायदा हो, यह संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान की है, पंजाब की है और हरियाणा की है। इसमें से राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 15.2% है। यदि कुल लंबाई 649 किलोमीटर की है, इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर की है, तो 169 किलोमीटर जो है वो पंजाब में है और 14 किलोमीटर मात्र इसका हरियाणा में, और शेष कहाँ पे है? राजस्थान में है। यदि हिस्सेदारी की बात करेंगे तो 15.2% है सबसे। ठीक। आज का आखिरी क्वेश्चन, उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना कहाँ पे? अच्छा, तापी को हम लोग ताप्ती भी कहते हैं, इसको हम लोग ताप्ती नदी भी कहते हैं, तापी नदी भी कहते हैं। ये साबरमती, गुजरात की साबरमती नदी है। तो इसका आंसर बताइए, उकाई परियोजना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के तापी नदी पे, गुजरात के तापी नदी पर, गुजरात के साबरमती नदी पर, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर। तो इसका सही जवाब है गुजरात के तापी नदी। ठीक है। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, उकाई परियोजना। ठीक है। इसे परियोजना के अंतर्गत ताप्ती नदी को सूरत जिले के, जहाँ पे ताप्ती नदी है उस पर बनाया गया है, और यहाँ पे 75x4 300 मेगावाट की विद्युत इकाइयाँ लगाई गई है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल कि ये घाटी परियोजना, उकाई परियोजना क्या चीज़ है। ठीक है। चलिए, होप करते हैं आज के 20 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक। अभी हम पेट की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लेके आ रहे हैं। पेट के एग्ज़ाम से हम पहले कम से कम मैक्स टू मैक्स जितना हम करा सकते हैं उतनी आपको प्रैक्टिस सीरीज़ कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। चलिए मिलते हैं कल एक और नई सीरीज़ के साथ। आज के लिए धन्यवाद।